गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। काफ़ी दिनों बाद अपनी मुलाकात हो रही है और साइंस का जो चैप्टर था अपना एसिड और बेस का, वो उसका लास्ट जो इनऑर्गेनिक एसिड वाला जो पार्ट है वो अपना बाकी था। ऑर्गेनिक एसिड वाला जो पार्ट है वो अपना कंप्लीट हो चुका है। तो आज जो हम पार्ट करने वाले हैं वो इनऑर्गेनिक एसिड वाला पार्ट करेंगे। पीछे के जितने चैप्टर हैं वो आपने लगातार देखे होंगे और उनके नोट्स भी आपने बना लिए होंगे। इतने लंबे समय के बाद क्लास लेना वो कोई काम हो गया था, ऐसा ही अपने गांव में कोई पेड़ पौधे लगा रहे थे तो उसके चक्कर में क्लास नहीं ले पाया। तो आज अपनी नेक्स्ट क्लास हो रही है, तो आइए देखते हैं। कार्बनिक अम्ल। देखो, कार्बनिक अम्लों में हमने कार्बन से संबंधित जैसे लैक्टिक एसिड था, सिट्रिक अम्ल था, एसिटिक एसिड था, वो सारे हमने पढ़ लिए थे। और उसके बाद जहाँ पे अकार्बनिक अम्ल आया था वहाँ पे हमने लास्ट छोड़ा था, तो वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। अकार्बनिक अम्ल। अकार्बनिक अम्ल क्या होते हैं? इनमें देखो कार्बन नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? कार्बन। तो एक ऐसा एसिड होगा जिसमें क्या नहीं होगा? कार्बन नहीं होगा। उन अम्लों को हम क्या कहेंगे? अकार्बनिक अम्ल कहेंगे। तो उनमें ऐसा क्या होता है? कार्बनिक अम्ल जो होते हैं, जो पिछला हमने पढ़ा था, वो सारे के सारे हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। यानी कि जैसे दूध है तो दूध हम कृत्रिम रूप से तैयार नहीं कर करके किसी न किसी गाय, भैंस, भेड़, बकरी उनसे प्राप्त करते हैं, तो वो एक प्राकृतिक स्रोत हो गया। अब जैसे नींबू है तो नींबू ऐसा तो है नहीं कि हमने हाथ में उगाया है, वो पेड़ पे लगा है, प्राकृतिक चीज़ है, उससे प्राप्त हो जाएगा। जैसे आंवला है, एस्कॉर्बिक एसिड प्राप्त होता है, वो उससे होता है। जैसे मैलिक एसिड है, सेब में पाया जाता है, तो सेब भी एक प्राकृतिक फल है। ऐसा इनमें नहीं होता है। ये जो अकार्बनिक अम्ल होते हैं ये हमें खनिजों से प्राप्त होते हैं, तो इसी कारण इन्हें हम क्या कह देते हैं? इन्हें हम कह देते हैं खनिज अम्ल। क्या कह देते हैं? खनिज अम्ल कह देते हैं। इन्हीं अम्लों का एक अन्य नाम और भी है, हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्हें बेंच अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बेंच अम्ल कहते हैं। अब देखिएगा, इनके उदाहरण करते हैं। जैसे एक आता है H2SO4, नाम होता है इसका सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम होता है इसका? सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। अब इसमें आप देखिएगा कहीं पर भी आपको शायद कार्बन दिखाई नहीं दे रहा होगा। क्या इसमें कहीं पर भी कार्बन है? हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, लेकिन कहीं पर भी कार्बन नहीं है। इसका मतलब ये कैसा एसिड है? ये अकार्बनिक अम्ल है। H2SO4 जो होता है ये कहाँ काम आता है? वैसे H2SO4 का एक अन्य नाम और भी होता है, इसे कहते हैं गंधक का अम्ल। क्या कहते हैं? गंधक का अम्ल कहते हैं। इसी एसिड का एक अन्य नाम और भी होता है, इसे अम्लों का राजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लों का राजा। अम्लों का राजा कौन है? H2SO4 है, सॉरी सल्फ्यूरिक अम्ल है या H2SO4 है। ठीक है, अम्लों की रानी कौन है? राजा है, उसकी रानी तो होनी है। अब राजा ऐसा तो है नहीं कि कुंवारा मर गया, राजा की भी एक रानी है। रानी कौन है? इसकी रानी है अमोनिया। कौन है? अमोनिया। अम्लों की रानी का अगर क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर क्या होगा? अमोनिया होगा। तो H2SO4 कहाँ काम आता है? आपने सीसा संचायक सेल देखा होगा। सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल में क्या होता है? कांच की प्लेटें होती हैं। कांच की प्लेटें जिस तनु विलयन में डुबोई जाती हैं, वो विलयन किसका होता है? वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। किसका होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। कैसा होता है? तो वो सांद्र नहीं होता है, तनु होता है। कैसा होता है? तनु प्रकृति का होता है, सांद्र नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई H2SO4 की बात। अब आइए अगले की बात करते हैं, नंबर 2। ये 1 नंबर हो गया।
यहाँ पे नंबर 2 HCl नाम होता है इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है उसमें देखो हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वैसे इसी अम्ल को हम बोल देते हैं हाइड्रा अम्ल। हाइड्रा अम्ल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है। इसमें देखो हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, इस कारण इसको हम यूं भी बोल सकते हैं ऑक्सी हाइड्रा अम्ल, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, इसलिए इसे ऑक्सी हाइड्रा अम्ल बोल देते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सा ऑक्सी हाइड्रा अम्ल का एग्जाम्पल है, तो वो होगा जिसमें हाइड्रोजन भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा, तो H2SO4 हो गया। HCl हाइड्रा अम्ल का एक एग्जाम्पल है, तो H ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब ऑक्सी अम्ल इसमें नहीं आएगा, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखिएगा, जब हमने दैनिक जीवन में रसायन पढ़ा था तो उसमें हमने नमक के बारे में पढ़ा था। तो नमक जहां हमने पढ़ा होगा तो शायद आपको याद भी होगा कि हमने नमक का शुद्धिकरण पढ़ा था। नमक का जो शुद्धिकरण होता है वो हम किसके द्वारा करते हैं? उस नमक के अंदर हम क्या करते हैं? HCl गैस प्रवाहित करते हैं, और वो HCl गैस नमक में घुली हुई अशुद्धियों को दूर कर देती है। तो इस कारण HCl को क्या बोल देते हैं? इस कारण इसे बोलते हैं नमक का तेजाब। क्या बोलते हैं? नमक का तेजाब। HCl जो होता है वो काम कहाँ पे आता है? तो एक तो नमक के शुद्धिकरण में काम आता ही है, दूसरा अम्लराज के निर्माण में काम आता है। कहाँ काम आता है? अम्लराज के निर्माण में। तो एक समस्या उत्पन्न हो गई अपने सामने कि ये अम्लराज क्या होता है। तो अपने क्वेश्चन को, अपने जज्बातों को एक बार थाम के रखो। इन सब के बाद मैं आपको अम्लराज के बारे में बताऊंगा। जिनके मन में वहम है कि ये अम्लों का राजा H2SO4 इसी को कहते होंगे, बिल्कुल गलत है। आपका मन में जो वहम है उसे अपने मन में दबाए मत रखिए, उस वहम को निकाल दीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अम्लों का राजा अलग चीज़ है और अम्लराज अलग चीज़ है, ठीक है। ये हो गया आपका HCl। तीसरा और लास्ट हम पढ़ेंगे HNO3। नाम है इसका नाइट्रिक अम्ल। क्या नाम है? नाइट्रिक अम्ल। HNO3 देखो, इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। अब बताओगे कौन से अम्ल का उदाहरण है? हाइड्रा अम्ल का एग्जाम्पल है या फिर ऑक्सी हाइड्रा एसिड का एग्जाम्पल है? तो आप कहेंगे कि सर ये तो ऑक्सी हाइड्रा एसिड का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी है और इसमें ऑक्सीजन भी है। HNO3 का एक अन्य नाम और क्या होता है? तो इसे बोलते हैं सोरे का अम्ल। क्या बोलते हैं इसे? सोरे का अम्ल इसे बोलते हैं। किसे बोलते हैं सोरे का अम्ल? तो HNO3 नाइट्रिक एसिड को सोरे का अम्ल बोलते हैं। HNO3 कहाँ काम आता है? तो मैं फिर से वही बात लिख दूंगा, अम्लराज के निर्माण में काम आता है। कहाँ काम आता है ये? अम्लराज के निर्माण में काम आता है। वैसे और भी इसके उपयोग होते हैं। नाइट्रोजन शीतलीकरण में काम आता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला जो चैप्टर आएगा उसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे काम आता है, ठीक है। ये हल्का फुल्का आपको आइडिया दे दिया। अब हम पढ़ेंगे अम्लराज के बारे में। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हैं, ले लिया होगा। काफ़ी दिनों बाद क्लास हुई आपकी जो नाराज़गी है वो अब दूर हो जानी चाहिए। गांव वालों को प्रकृति से जोड़ने का एक प्रयास था। पेड़ पौधे लगाए थे गांव में, गांव वालों ने बहुत अच्छा सहयोग भी किया था उसमें। आप भी अपने गांव में पेड़ पौधे लगाइए, क्योंकि प्रकृति के लिए कुछ करने का जो समय है वो हमारे पास वैसे नहीं होता है। लेकिन अभी कोई एग्ज़ाम मेरे हिसाब से आसपास नज़र नहीं आ रहा है और दिल्ली पुलिस का है, तो जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं
उनका तो अलग है, वो प्रिपरेशन करें, क्योंकि पेड़ पौधे लगाने के लिए काफ़ी समय पड़ा है, तो उन्हें तैयारी करनी चाहिए। लेकिन जो यूँ है कि एकदम वेले हैं, उन्हें प्रकृति के लिए कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसे समझदार हो सारे, सगड़ा छाना होते, थान ज़्यादा करने की जरूरत ही को नहीं। देखो अमलराज, अमलराज, देखो भाई अमलराज, अमलराज का एक अन्य नाम और भी होता है, क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं एक्वारेजिया। क्या कहते हैं? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया का कलर कैसा होता है? तो इसका रंग होता है पीला गुलाबी। कैसा होता है इसका रंग? रंग किसो को है? पीलो रे गुलाबी, मिलो जुलो सो है। एक्वारेजिया जो होता है वो कहाँ काम आता है? एक्वारेजिया सोने चांदी को घोलता है। क्या करता है ये? सोने चांदी को घोलता है। क्या करता है ये? सोने चांदी को घोलता है। अब देखो अमलराज बनता कैसे है? तो वहां पे हमने दो नाम लिखे थे, एक HCl और एक HNO3, तो दोनों यहां पे लिख लेता हूं मैं, HCl HNO3। समस्या ये है कि इसकी मात्रा कितनी होगी और इसकी मात्रा कितनी होगी, तो इसको हम रेशो में देख लेते हैं। HCl के 3 अणु और HNO3 का 1, तो ये अनुपात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। कई बार क्या होता है, HCl अनुपात HNO3 पूछता है, तो कई बार HNO3 अनुपात HCl पूछता है। अब थोड़ा लैंग्वेजेबल क्वेश्चन बनाते हैं। देखिएगा, इतना आप लिख लो, इसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, उस क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से समझेंगे। क्या कितना घूम के क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है? उस रासायनिक पदार्थ के अनुपात का मान बताइए जो सोरे का अम्ल तथा नमक का तेजाब मिलने से बनता है। ठीक है, हो सकता है साथ में नाम भी पूछ ले। ठीक है, तो दोनों देख लो, नाम पूछेगा तो आपको पता ही है, एक्वारेजिया है। देखो यहाँ पर पहले सोरे का अम्ल है, ठीक है, क्या है? सोरे का अम्ल है, और फिर क्या है? नमक का तेजाब है। तो सोरे का अम्ल किसे कहते हैं? किसे कहते हैं सोरे का अम्ल? HNO3 को बोलते हैं अनुपात। नमक का तेजाब किसे कहते हैं? HCl को बोलते हैं। तो इस बार उल्टा पूछ लिया, तो इसका मान आ जाएगा 1:3। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो एक बार के लिए। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसके ऊपर कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, घुमा फिरा के कैसे भी तोड़ मरोड़ के पूछ सकता है। वायरल क्वेश्चन है, पीछे के एग्जाम्स का बहुत बार आता है, आगे भी आता रहेगा ये जन्म जन्मांतर तक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसी के साथ अपना जो एसिड का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। आइए अब बेस के बारे में पढ़ते हैं। क्षार, क्षार देखिएगा, अम्ल के बारे में हमने खूब विस्तृत चर्चा की है। वैसे तो क्षार के बारे में भी पढ़ लिया था, क्योंकि जो वैज्ञानिक अवधारणाएं थी वो मैं आपको अब यहाँ नहीं करवाऊंगा, क्योंकि वो मैंने आपको वहाँ करवा दी।
ठीक है, शायद एक आर्हेनियस की करवानी बाकी है तो वो मैं आपको यहाँ पे लिखवा दूंगा। देखिएगा क्षार जो होते हैं वो एक लैटिन शब्द होता है एल्कली। क्या? एल्कली। एल्कली का अर्थ क्या होता है? एल्कली का अर्थ होता है पौधे की राख या फिर भस्म। पौधे की राख या भस्म। भस्म क्या होती है पता है क्या? भस्म वो होती है जो साधु बाबा अपने शरीर के ऊपर रमा लेते हैं। तो जब एक साधु अपने शरीर के ऊपर राख को रमाता है तो वो राख भस्म बन जाती है। लेकिन यदि वही राख एक वैशाख नंदन अपने शरीर के ऊपर लपेटता है तो वो क्या बन जाती है? राख बन जाती है। वैशाख नंदन जानते हो क्या? वैशाख नंदन किसे कहते हैं? एक जीव का नाम है, एक जानवर का नाम है, जिस जानवर का नाम है गधा। गधे का पर्यायवाची शब्द है वैशाख नंदन। तो ये साथ में आपका हिंदी का एक पर्यायवाची भी पूरा हो गया। मल्टी टैलेंटेड गधा। पौधे की राख, कौन? पौधे की राख या भस्म। एल्कली पौधे की राख या भस्म। एल्कली का अर्थ होता है क्या? पौधे की राख, या फिर क्या कह सकते हो आप इसे? भस्म कह सकते हो। देखिएगा एल्कली जो होता है या फिर पौधे की राख, ये जो पौधे की राख होती है ये स्वाद में कैसी होती है? क्या? पौधे की राख स्वाद में कैसी होती है? तो ये स्वाद में होती है तीखी और कड़वी। अम्ल स्वाद में कैसे थे? खट्टे थे। ये तीखे होते हैं और कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को, कौन से को? लाल लिटमस पत्र को किस में बदल देते हैं? नीले में बदल देते हैं। तो अगर आप इसके ऊपर क्षार डाल देते हो तो ये क्या बना लेगा? नीला लिटमस पत्र बना लेगा। लाल को किस में बदल देते हैं? नीले लिटमस पत्र में बदल देते हैं। आगे देखिएगा क्षार जो होते हैं उनकी अवधारणा है आर्हेनियस की अवधारणा। आर्हेनियस वाली बाकी थी, चलो मोटा मोटी तीनों ही बता देता हूँ आपको। आर्हेनियस की अवधारणा, आर्हेनियस के अनुसार देखो अम्ल क्या थे? अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं। तो वो H+ आयन प्रदान कर रहे हैं तो H+ आयन ले कौन रहा है? तो क्षार वे होते हैं जो H+ आयन तो लेते हैं, H+ आयन लेते हैं। ये अगर कुछ लेंगे तो कुछ ना कुछ देंगे। क्या देंगे? OH- आयन। तो क्षार वे होते हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन प्रदान करते हैं, H+ आयन ग्रहण करते हैं। उसके बाद ब्रोंस्टेड-लोरी की अवधारणा थी। ब्रोंस्टेड-लोरी अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में प्रोटॉन प्रदान करते हैं। तो प्रोटॉन ग्रहण कौन करेंगे? क्षार करेंगे। फिर था लुईस वाला, मैंने आपको पूरा पढ़ाया है, इंपॉर्टेंट है। पक्की सी ये बात है कि कोई ना कोई क्वेश्चन अगर आएगा तो वो लुईस क्षार का आएगा। तो लुईस क्षार को बड़े ही ध्यान से समझना है, बड़े अच्छे से उसको उसका रट्टा मार लो, समझ लो, रट्टा मार लो, कुछ भी कर लो। जिसके समझ में नहीं आ रहा है, बहुत पढ़ाया था फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, रट्टा मार लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आना ही आना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो आर्हेनियस की अवधारणा हो गई, तो ये तो इसकी होगी छोटी छोटी बातें। तो आइए एक दो एग्जाम्पल और पढ़ लेते हैं इसके। जैसे MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नाम होता है इसका। क्या नाम होता है इसका? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी का एक अन्य नाम होता है, इसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का अन्य नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये कहाँ काम आता है? पेट की अम्लीयता को दूर करने में यह काम आता है। पेट में जो एसिडिटी हो जाती है उसमें काम आता है। अगर कोई पूछ ले इनो में पाए जाने वाले क्षार का नाम बताओ, इनो समझते हो ना, काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, वो वाला इनो। इनो के अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नाम का ही क्षार पाया जाता है। ठीक है,
दूसरा देखो, वैसे तो पढ़ा दिया था, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, साबुन निर्माण में काम आता है, प्रबलतम क्षार की श्रेणी में आता है। जैसे KOH होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, मृदु साबुन के निर्माण में काम आता है। ये कास्टिक पोटास है, ऊपर वाला कास्टिक सोडा है। तो इस प्रकार से कुछ क्षार हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, वो भी एक प्रकार का क्षार होता है। ये प्रबलतम क्षार है, ये दुर्बल क्षार की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो क्षार वाला चैप्टर है वो मोटा मोटी तो पीछे हो ही गया था और ये अब लगभग आपका कंप्लीट हो गया है। तो क्योंकि मैंने आपको अमल के साथ ही पढ़ा दिया था, एग्जाम्पल वगैरह उसमें बता दिए थे, पूरी विस्तृत जानकारी हमने वहाँ पे ले ली थी। अब ये थोड़ा बहुत बचा था तो हो गया आपका एसिड पूरा हो गया, बेस पूरा हो गया। अब लास्ट में बचता है आपका पीएच वैल्यू। ठीक है, तो थोड़ी सी जानकारी पीएच वैल्यू की और ले लेते हैं, और रही बात पीएच मानों की तो वो हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो यूँ करते हैं, पीएच साथ में पढ़ा देंगे अगली क्लास में। ठीक है, मोटा मोटा आपको यूँ ही बता देता हूँ मैं। देखो, पीएच जो होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगण को हम क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। पीएच अम्लीयता और क्षारीयता को मापने की एक स्केल होती है। वो स्केल जब काम आती है तो कहाँ काम में लेते हैं, अम्लीयता और क्षारीयता को मापने के लिए काम में लेते हैं। तो कुछ एक पदार्थों की जो पीएच वैल्यू है वो फिक्स है। पीएच में पी का पूरा नाम क्या होता है वो बताना है, और जैसे नींबू की पीएच कितनी होती है, ब्लड की कितनी होती है, दूध लार की वगैरह वगैरह, वो सारी जो पीएच वैल्यू है वो हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर लेंगे। ठीक है, कौन सी वर्षा का जो जल है वो जब जल का मान कितना हो जाए कि वो अम्लीय हो जाएगा, पीएच वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, अम्लीयता बढ़ेगी, क्षारीयता बढ़ेगी, वो सारी थोड़ा लंबा है तो आज हो नहीं पाएगा, नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे। ठीक है, तो आप अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर।